अगर मैं आपको कहूँ कि सिर्फ 6 फुट के आदमी को ही आदमी माना जाएगा, उससे जो छोटा है या फिर 5 फुट 11 इंच का है उसको आदमी नहीं माना जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। सोचिए कितना अजीब लग रहा है। ये हमारे देश में ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आदमी के साथ नहीं, ये पर्वत श्रृंखला के साथ हो रहा है, अरावली माउंटेन रेंज के साथ हो रहा है। ये रिसेंटली अक्टूबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन पेश किया है, जिसमें बताया गया है कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, उसमें 100 मीटर के ऊपर की जो हिल्स है, उन्हें ही अरावली में गिना जाएगा, वही अरावली है। अगर 99 मीटर के भी कोई हिल्स है, उसे अरावली में नहीं गिना जाएगा, यानी कि वो माइनिंग के लिए अवेलेबल हो सकता है। सोचिए हमारे देश में जहाँ पर कूड़े के पहाड़ को भी पहाड़ माना जाता है, लेकिन जो नेचुरली इतने करोड़ों साल से वहाँ पर पर्वत खड़े हैं, उन्हें पहाड़ नहीं माना जा रहा है। कितना ही वियर्ड ये डिसीजन है अरावली को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिया है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। लगभग 2 करोड़ साल पहले से अरावली वहाँ पर है, यानी कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस से पहले से अरावली वहाँ पर है। और हैरानगी की बात तो ये आज है कि अरावली की एग्जिस्टेंस को लेकर ह्यूमंस डिसीजन ले रहे हैं। ह्यूमंस ये डिफाइन करेंगे कि अरावली क्या है और क्या नहीं है, जो अरावली ह्यूमंस के एग्जिस्टेंस से भी पहले है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जो दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली हुई है। लगभग 650 किलोमीटर कवर करती है और कई सारे स्पीशीज़ का घर है। और इस एरिया के पूरे जो एरिया का वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, वो अरावली काफ़ी अच्छे ढंग से रिचार्ज करती है। इसीलिए इस पूरे एरिया के सर्वाइवल के लिए अरावली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मिनरल्स का भी घर है अरावली, जो आज इसके लिए एक बहुत ही बड़ा श्राप बना हुआ है। अगर अरावली के बारे में बात की जाए तो दिल्ली से लेकर गुजरात तक ये पूरे एरिया का एक वाटर रिचार्ज सिस्टम है। यहाँ से कई सारी नदियाँ भी निकलती है, जिसमें से चंबल, साबरमती और लूनी, जो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है रेगिस्तान की, वो सारी नदियाँ अरावली से ही निकलती है। और अरावली का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल हमारे देश के लिए है, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, वो ये है कि अगर वहाँ पर अरावली ना होती तो आज तक जो हमारा गंगेटिक प्लेन्स है, जो भारत का एग्रीकल्चर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ज़मीन है, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, वो अब तक कब का रेगिस्तान बन चुका होता। क्योंकि थार रेगिस्तान से हवा के साथ जो रेत उड़कर आती है, उसे अरावली रोक देती है, उसे क्रॉस नहीं करने देती है। इसी कारण से डेजर्टिफिकेशन से बचा हुआ है हमारा जो फर्टाइल एरिया है, एग्रीकल्चर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ज़मीन है, वो आज तक बची पड़ी है। अरावली में कई सारे स्पीशीज़ रहते हैं, कई सारे जानवर रहते हैं। अरावली एक अपने आप में बहुत ही बड़ा एक पर्वत श्रृंखला है, जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर कई सारे वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी है, कई सारे टाइगर रिजर्व्स भी है, जिसमें से सारिका टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व्स, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है और कई सारे स्पीशीज का घर है, कई सारे जानवरों का घर है। अब आप सोच रहे होंगे अरावली अगर इतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, तो आज इसके एग्जिस्टेंस पर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए 2025 अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन पेश किया था, जिसमें बताया गया था कि इसे 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियाँ ही अरावली में गिनी जाएगी। उससे नीचे की जो भी पहाड़ियाँ, यानी कि 99 मीटर की भी अगर कोई पहाड़ी है, तो वो अरावली में नहीं आती है, वो अरावली को नहीं बनाती है, वो माइनिंग के लिए अवेलेबल हो सकती है। इससे ज़्यादा शॉकिंग तो ये है कि सिर्फ 8.7% जो पहाड़ियाँ हैं वो 100 मीटर के ऊपर की है, यानी कि लगभग 90% जो एरिया अरावली का है वो माइनिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगा। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता ही है, अरावली हमारे देश में बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है मिनरल्स का। यहाँ पर भर भर कर मिनरल्स की भरमार है। इसी कारण से अरावली में जो इलीगल माइनिंग है वो भी बढ़ चढ़ कर होती है। आज़ादी के बाद से ही अरावली में माइनिंग बहुत ही ज़ोरों शोरों से होने लगी, इलीगल रूप से भी, और कई सारे पट्टे भी गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते थे। लीगल माइनिंग, सैंक्शन माइनिंग जिसे कहा जा सकता है। और 1990 आते आते गवर्नमेंट को पता चल गया था, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को पता चल गया था कि अरावली बहुत ज़्यादा खतरे में है, बहुत ज़्यादा इलीगल माइनिंग यहाँ पर की जा रही है। कई सारे लोग, सैंक्शन जो माइनर है, वो भी कई तरीके से इलीगल माइनिंग कर रहे हैं। यहाँ पर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने कई सारे रूल्स बनाए जहाँ पर इलीगल माइनिंग को रोका गया, और काफ़ी हद तक सैंक्शन माइनर है वही वहाँ पर माइनिंग कर सकते थे। लेकिन इस तरीके के जो नियम हमारे देश में बनते हैं, उनका ज़्यादा पालन नहीं होता है, और वहाँ पर भी यही हुआ। अरावली में इलीगल माइनिंग कंटिन्यूसली चलती रही, वहाँ पर धड़ल्ले से इलीगल माइनिंग चलती रही, और काफ़ी हद तक अरावली को डैमेज पहुँचाया गया। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बनाया। अब 2009 आते आते सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इंटरवीन किया। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि अरावली में काफ़ी ज़्यादा ही माइनिंग हो रही है, इसीलिए हरियाणा के कई सारे डिस्ट्रिक्ट, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद और मेवात आता है, अरावली में जो एक्सट्रैक्शन या माइनिंग हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टोटल बैन लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट के बैन के बाद सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो गई। यहाँ पर इलीगल माइनिंग और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि जो लोकल लीडर्स है या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, ब्यूरोक्रेट्स है, वो इलीगल माइनर्स के साथ मिले होते थे, और काफ़ी ज़्यादा माइनिंग होने लगी। अब आप सोच रहे होगे कि माइनिंग से इतनी ही प्रॉब्लम, तो माइनिंग को कम्प्लीटली बैन क्यों नहीं कर दिया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता ही कि माइनिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, रेवेन्यू के लिए। हर स्टेट का एक रेवेन्यू आता है माइनिंग से,
और बहुत इंपॉर्टेंट भी है माइनिंग, गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम अच्छा खासा रहता है माइनिंग। आपको एक आंकड़े के हिसाब से बताता हूँ, 2023-24 में ही अकेले राजस्थान गवर्नमेंट ने खाली माइनिंग से ही 7,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू माइनिंग से ही राजस्थान गवर्नमेंट का आया था। इसीलिए यहाँ पर माइनिंग को बैन नहीं किया जाता है। और साथ ही साथ जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनका भी काफ़ी हद तक हिस्सा रहता है माइनिंग में, जो इलीगल माइनर्स होते हैं। यहाँ तक कि कई सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए जहाँ पर पॉलिटिशियंस के घर पर अच्छा खासा पैसा जाता है इलीगल माइनिंग से। साथ ही साथ ब्यूरोक्रेट्स भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। कई सारे ब्यूरोक्रेट्स पकड़े भी गए हैं रिसेंट पास में जो इलीगल माइनिंग के साथ जुड़े होते हैं। अकेले राजस्थान के अंदर खाली अरावली में जो इलीगल माइनिंग हो रही है 3,199 केसेस ऐसे हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है 2021 से लेकर 2025 तक। सोचिए 4 साल के अंदर 3,199 केसेस तो दर्ज हो चुके हैं, FIR दर्ज हो चुकी है। कई सारे ऐसे भी माइनर्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं जिनके खिलाफ केसेस दर्ज ही नहीं किए जाते हैं, वो अलग है। 2010 के फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से राजस्थान के अंदर 128 पहाड़ियों में से 31 पहाड़ियाँ 31 पहाड़ियाँ तो गायब हो चुकी है, जो नक्शे में ही नहीं है अब अरावली के, उन्हें वहाँ पर समतल कर दिया जा चुका है, वो गायब हो चुकी है। सोचिए कितनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो चुकी है। 1975 से लेकर 2019 तक अरावली का टोटल 8% एरिया नक्शे से ही गायब हो चुका है। जो अरावली हुआ करती थी उसका 8% एरिया कम हो गया, यानी कि अरावली श्रिंक होने लग गई है। जिस कारण से ही हरियाणा के अंदर ही 3.6 लाख हेक्टेयर ज़मीन बंजर हो चुकी है, जहाँ पर रेत पहुँच चुकी है, डेजर्टिफाइड हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा वहाँ का जो एग्रीकल्चर एरिया था वो ख़त्म हो गया है, रेगिस्तान बन चुका है। आप सोच सकते हैं ये 3.6 लाख हेक्टेयर ज़मीन, वो भी हरियाणा जैसे जगह की जहाँ पर एग्रीकल्चर की भरमार होती है, एग्रीकल्चर के लिए सबसे फर्टाइल ज़मीन है, वो गायब हो चुकी है। ये स्टेट के टोटल एरिया का लगभग 8% एरिया है जो रेगिस्तान में बदल चुका है। और यहाँ पर तो लगभग 90% एरिया को ख़त्म करने की बात की जा रही है। 90% एरिया को माइनिंग के लिए अवेलेबल कर दिया गया है। आप सोचिए कि अगर ये 90% एरिया भी इस तरीके से समतल कर दिया गया या ख़त्म कर दिया गया तो रेगिस्तान की जो सारी रेत है वो पूरे नॉर्थन इंडिया पर आ जाएगी और हमारा जो एग्रीकल्चर फर्टाइल प्लेन है वो टोटली ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि जो रेगिस्तान की रेत है वो सारी उड़ कर आ जाएगी और ऑल ओवर द नॉर्थन इंडिया जो सबसे फर्टाइल एरिया है हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, वो टोटली ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हर एक स्टेट अरावली की अलग अलग डेफिनेशन दे रहा है। यानी कि अगर हरियाणा में अरावली की कुछ अलग डेफिनेशन है तो राजस्थान में अलग है, गुजरात में अलग है। इसी तरीके से अलग अलग स्टेट अलग अलग डेफिनेशन दे रहा है, जिसके कारण माइनिंग के लिए उन्हें काफ़ी आसानी हो रही है। अपने हिसाब से अरावली की डेफिनेशन को चेंज कर पा रहे हैं ताकि जो माइनर्स को, सैंक्शन माइनर्स को पट्टे दिए जाने हैं वो उसमें आसानी हो सके। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंटरवीन करता है और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को कहता है कि आप एक अरावली की यूनिवर्सल डेफिनेशन बनाएं जो सबके ऊपर लागू हो। एक अरावली इतने एरिया को कहा जा सकता है या फिर इस तरीके के क्राइटेरिया को अरावली कहा सकता है। एक डेफिनेशन, एक परिभाषा अरावली की बनाई जाए। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो यहाँ पर सर्वे कंडक्ट किया गया था उसमें ये बताया गया कि अगर कोई पहाड़ी 3 डिग्री की ज़्यादा ढलान है तो उसे अरावली माना जाएगा और 100 मीटर से ऊपर की हाइट वाली जो ये पहाड़ियाँ हैं उन्हें अरावली में गिना जाएगा। और 500 मीटर के अगल बगल जो एरिया है, अगर एक डिस्टेंस है, उसे भी अरावली में माना जाएगा। और सिर्फ वही अरावली होगी, उसके अलावा कोई और पहाड़ी को अरावली में नहीं गिना जाएगा और वो माइनिंग के लिए या किसी भी तरीके से अवेलेबल हो सकता है। इस कारण से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज उगने लगी। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर सामने आने लगे कि अरावली को इस तरीके से डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है राजस्थान के अंदर या हरियाणा के अंदर अरावलीज़ में, वो कम नहीं हो रही थी, वो बल्कि बढ़ती जा रही थी, क्योंकि लॉ एंड रेगुलेशंस में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो इसमें खुद इन्वॉल्व थे। काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा करप्शन देखने को मिल रहा था। इसीलिए 2024 में इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट से लोग रखे गए, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से भी कई सारे लोग रखे गए, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से भी कई सारे लोग रखे गए, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी, क्योंकि स्टेट्स का भी काफ़ी ज़्यादा रोल था, वहाँ से भी लोग रखे गए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से भी लोग रखे गए, ताकि इस तरीके की जो प्रॉब्लम है इसे सॉल्व किया जाए। और सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी CEC को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया ताकि एक इसका निष्कर्ष निकल सके। और यही कमेटी है जिनके ऊपर निर्भर करता था कि अरावली का क्या भविष्य होगा, अरावली किस तरीके से गिनी जाएगी, किस अरावली की क्या परिभाषा होगी। इन्हीं सब लोगों के ऊपर निर्भर करता था और आगे चलकर इन्हीं सब लोगों ने ही ये डिसाइड किया कि अरावली क्या है। और अब वो समय आ गया था कि जब अरावली का भविष्य तय होना था। अक्टूबर 2025 इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसमें इन्होंने बताया कि अरावली का जो डेफिनेशन है वो लगभग यही होना चाहिए कि 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ी को अरावली कहा जाएगा, 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें अरावली में ना ही गिना जाए तो सही है।
इस कमेटी ने जितने सारे इसमें डिपार्टमेंट थे, कमेटी थी, इनके रिपोर्ट के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2025 में ये डिसीजन दिया कि अरावली उन्हीं पहाड़ियों को गिना जाएगा जो 100 मीटर से ऊपर की है। जो 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियाँ हैं, यानी कि 99 मीटर की भी अगर कोई पहाड़ी है तो अरावली के अंदर नहीं आ सकती है। हालांकि उनके माइनिंग के लिए कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे, किस तरीके से माइनिंग की जानी चाहिए, कौन सा एरिया सेंसिटिव हो सकता है, कौन से एरिया को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी गाइडलाइंस जारी की। सुप्रीम कोर्ट ने मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग बनाया, जिसमें कहा जाएगा कि एरिया को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए, कौन सा एरिया प्रोहिबिटेड होना चाहिए माइनिंग के लिए। लेकिन आप सभी को पता ही है हमारे देश में जो भी कानून बनता है उसका पालन कितने हद तक होता है। आज से पहले भी कई सारे कानून बनाए गए इलीगल माइनिंग के खिलाफ, लेकिन इलीगल माइनिंग धड़ल्ले से चलती आ रही है। अब आपको सबसे शॉकिंग तो ये लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन क्यों दिया कि माइनिंग को जो 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियाँ हैं उनको माइनिंग के लिए क्यों अवेलेबल रखा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ये माना गया है कि अगर माइनिंग को टोटली बैन कर दिया जाता है तो इलीगल माइनिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। आप सोचिए हमारे देश के लॉ एंड रेगुलेशन का क्या हालत है। हम अगर कोई लॉ बनाते हैं उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। हम खुद ही अपने लॉज को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अगर हम इलीगल माइनिंग को बैन कर देते हैं तो इलीगल माइनिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो सोचिए हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है। एक तरफ को तो अरावली की जो 90% एरिया है वो माइनिंग के लिए अवेलेबल कर दिया गया है और वहाँ पर कोई एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है सरकारों को कि अगर डेजर्टिफिकेशन हो रहा है नॉर्थन प्लेन्स का, नॉर्थन गैंगेटिक प्लेन्स का, उसे कोई दिक्कत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जून 2025 में ही सरकार द्वारा एक स्कीम चलाई गई जिसका नाम था अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। इसके अकॉर्डिंग 5 किलोमीटर बफर एरिया बनाया जाएगा लगभग 29 डिस्ट्रिक्ट्स में, दिल्ली से लेकर गुजरात तक, ताकि जो अरावली श्रिंक हो रही है और रेगिस्तान बढ़ रहा है उसे रोका जा सके। एक तरीके से दीवार बनाई जाने वाली थी पेड़ों की। 5 किलोमीटर का एक बफर जोन बनाया जाएगा, 29 डिस्ट्रिक्ट्स इसके अंदर आएगी, ताकि जो रेगिस्तान आगे बढ़ रहा है उसे रोका जाए। आप सोचिए एक तरफ को इस तरीके की स्कीमें बनाई जा रही है, दूसरी तरफ से माइनिंग की जा रही है, दूसरी तरफ से इस प्रकार के लॉज पास किए जा रहे हैं, इस तरफ के डिसीजन सुनाए जा रहे हैं, जिससे अरावली का एरिया वो माइनिंग के लिए अवेलेबल हो रहा है। आप सोचिए अगर अरावली को ही बचाया जाए तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अरावली खुद में ही कैपेबल है डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए। और इस ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के पीछे का गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव हो सकता है। आप सोचिए गवर्नमेंट का ये कहना है कि 26 मिलियन हेक्टेयर जो ज़मीन है 2030 तक, अगर ये ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट नहीं बनाया गया वो रेगिस्तान में बदल जाएगी। इससे बचने के लिए ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। हमारा देश एक अलग ही रास्ते पर चल पड़ा है जहाँ पर कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए जा रहे हैं और जो नेचुरली जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, अच्छी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, उन्हें काटा जा रहा है।